हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंतरिक ऊर्जा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। आप सभी जानते हैं, जो आपका पदार्थ रहता है, कोई भी आप पदार्थ ले सकते हैं, चाहे वो हो सकता है आपका ठोस हो सकता है, चाहे तो आप द्रव ले सकते हैं, या आप क्या ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं। ये जितने भी आपके पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये किन से मिलकर बने हुए होते हैं, आपके अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आपका ये ब्लैक बोर्ड है, ये भी बहुत प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है। तो प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, आपके अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब जैसे कि मान लिया ये क्या है, आपका एक पदार्थ है। ये पदार्थ किससे मिलकर बना है, बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। ऐसे संपूर्ण बहुत छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए, यहाँ जो आपके ऐसे कण उपस्थित है, इनके मध्य क्या लगेगा, कोई ना कोई बल लगेगा। या तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे एक दूसरे की ओर, या तो एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अर्थात इनमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या होगी, इनमें स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा तब होती है जब दो अणुओं के मध्य या तो आपका आकर्षण बल लगता है, या प्रतिकर्षण बल लगता है, या कोई भी बल लगे आपके दो अणुओं के मध्य, तो वहां क्या उत्पन्न हो जाती है, आपकी स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अर्थात एक पदार्थ में क्या होती है, आपकी स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। और क्यों होती है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। अणुओं के मध्य या तो आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है, इसलिए अणुओं के पास क्या होगी, उनकी स्थितिज ऊर्जा होगी। दूसरी बात यह है कि जब ये अणु इस अणु को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये अणु क्या करेंगे, गति करेंगे। और जब भी गति होती है अणुओं की, तो कौन सी उत्पन्न होती है, हमारी गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमारी गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं, आपकी आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं, कि किसी पदार्थ में किसी अणु की समस्त स्थितिज ऊर्जा। जैसे यहां मैंने केवल दो अणु की बात किया, ये दो अणु क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो इनके मध्य क्या उत्पन्न होगी, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। यदि मैं ऐसे सभी अणुओं के मध्य जो भी बल लगे, चाहे वो आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे, जितने भी अणुओं के मध्य चाहे आकर्षण बल लगे प्रतिकर्षण बल लगे, उनके भी मध्य क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो यदि मैं पूरे पदार्थ की बात करूं, तो हम स्थितिज ऊर्जा का बोलते हुए क्या बोलेंगे, समस्त स्थितिज ऊर्जा। और यहाँ मैंने केवल आपके दो अणुओं की बात किया था, तो गतिज ऊर्जा आई थी। यदि मैं समस्त पदार्थ की बात करूं, तो यहाँ क्या आएगी, आपकी समस्त गतिज ऊर्जा आएगी। क्या आएगी यहाँ, आपकी समस्त गतिज ऊर्जा। तो और यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि जो आपकी हम निकाल रहे आंतरिक ऊर्जा, वो कहाँ निहित है, पदार्थ के अंदर निहित है। क्योंकि जो अणु रहते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, पदार्थ के भीतर उपस्थित रहते हैं। तो जो आप स्थितिज ऊर्जा निकालोगे, वो भी कैसे निकालोगे, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा निकालोगे। क्यों, क्योंकि आपके जो अणु है वो पदार्थ के भीतर उपस्थित है, अर्थात अंदर स्थित है। तो जो भी उनकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो आंतरिक स्थितिज ऊर्जा होगी, और जो भी गतिज ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, आंतरिक गतिज ऊर्जा होगी। तो आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं, कि किसी पदार्थ में अणुओं की समस्त आंतरिक स्थितिज ऊर्जा और अणुओं की समस्त आंतरिक गतिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, आपकी आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। आंतरिक ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यदि मैं U लिखूं, तो U का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका आंतरिक गतिज ऊर्जा। आंतरिक गतिज ऊर्जा, पदार्थ की जितनी भी गतिज ऊर्जा है वो भी आंतरिक, धन आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। तो आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, आपका आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। तो आंतरिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, आंतरिक गतिज ऊर्जा प्लस आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। तो ये तो बात हो गई आपकी कि किसी पदार्थ में आंतरिक ऊर्जा को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अब यदि मैं मान लूं, ये जो आपका पदार्थ है, ये पदार्थ आपका या तो ठोस हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, द्रव हो सकता है, या गैस हो सकता है। ये तीनों ही अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात अणुओं की इनमें स्थिति ऊर्जा भी होगी और इनमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा भी होगी। अब यदि मैं बात करूं आदर्श गैस की, किसकी बात करूं, आदर्श गैस की बात करूं,
तो अब हम आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस प्रकार से निकालेंगे, अब हम वो देखेंगे। पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा देख लिए, वो क्या होती है आपकी आंतरिक गति ऊर्जा प्लस आंतरिक स्थिति ऊर्जा। अब हम मेन जो पॉइंट है ऊष्मागतिकी में मुख्यतः हमें ना गैसों के बारे में पढ़ना है, वो भी गैसों में भी कौन सी गैस, आदर्श गैसों के बारे में। ठोस द्रव के बारे में बहुत कम पढ़ना है, लेकिन हमें गैसों के बारे में ज्यादा पढ़ना है, और गैसों में भी आदर्श गैसों के बारे में। तो अब हम वही देखेंगे, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा। देखिए ऐसा माना गया है कि जो आपकी आदर्श गैस होती है, ये माना एक पात्र है जिसमें क्या भरी हुई है, आपकी गैस भरी हुई है। अब गैस भरी है तो गैस के क्या होंगे, यहाँ इसमें अणु भी होंगे, गैस के क्या होंगे, इसमें अणु भी होंगे। अब देखिए ऐसा माना गया है कि आदर्श गैसों के अणुओं के मध्य न ही आपका आकर्षण बल लगता है और न ही आपका प्रतिकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल भी नहीं लगता, प्रतिकर्षण बल भी नहीं लगता, किंतु ये अणु फिर भी गति करते हैं। आकर्षण बल भी नहीं लगता और आपका प्रतिकर्षण बल भी नहीं लगता। अब यदि अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं लगेगा, प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। अर्थात आदर्श गैस की स्थिति में जो आपकी स्थितिज ऊर्जा रहती है वो कितनी रहती है, शून्य रहती है। क्यों, क्योंकि इनके आदर्श गैस के अणुओं के मध्य कोई भी नहीं आकर्षण बल लगता है और न ही प्रतिकर्षण बल लगता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, आपकी शून्य होती है। ये जो अणु रहते हैं किंतु फिर भी ये क्या करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। अर्थात आदर्श गैस की गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है, शून्य होती है। गतिज ऊर्जा शून्य के बराबर नहीं होती, अतः कोई ना कोई गति ऊर्जा होगी, क्योंकि इनमें अणु निरंतर गति करते रहते हैं, लेकिन इन अणुओं के मध्य कोई भी आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल नहीं पाया जाता, इसलिए स्थिति ऊर्जा क्या रहती है, इनकी शून्य रहती है। अब आदर्श गैस के लिए हम आंतरिक ऊर्जा यदि देखें तो आपकी वास्तव में आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, आपकी जो आंतरिक ऊर्जा रहती है वो क्या होती है, आपकी आंतरिक गतिज ऊर्जा। तो इसे हम जैसा का वैसा लिख लेते हैं, आंतरिक गतिज ऊर्जा। और फिर क्या आता है, आपकी आंतरिक स्थिति ऊर्जा। चूंकि जो आपकी आदर्श गैस की स्थिति में जो आपकी स्थिति ऊर्जा है वो क्या है, आपकी शून्य है, अर्थात इस आंतरिक स्थिति ऊर्जा का मान कितना है, शून्य है। अर्थात यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपकी जो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा रहती है U, वो केवल किस पर निर्भर करती है, आपकी गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। केवल किस पर निर्भर करती है, आपकी गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है, क्योंकि आपकी स्थिति ऊर्जा आदर्श गैस के लिए शून्य होती है। अर्थात आपकी आंतरिक ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, आपकी आंतरिक गति ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। अर्थात किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा उसके आंतरिक गति ऊर्जा की क्या होती है, सदैव बराबर होती है। सदैव क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए गतिज ऊर्जा का अर्थ क्या होता है आपका, यदि मैं बात करूं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का क्या अर्थ होता है कि जब भी आपके अणु क्या करते हैं, गति करते हैं। जब भी अणु आपके क्या करेंगे, गति करेंगे, तो उनके भीतर क्या उत्पन्न हो जाएगी, आपकी गति ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अब यदि मैं गैस की बात करूं, यदि गैस की बात करूं, यदि मैं किसी गैस का क्या बढ़ाता हूं, टेम्परेचर बढ़ाता हूं, क्या बढ़ाता हूं, आपका टेम्परेचर अर्थात तापमान बढ़ाता हूं, तो क्या होता है कि इन अणुओं की क्या हो जाती है, गति बढ़ जाती है। ये पहले यदि 2 मीटर पर सेकंड से गति कर रहे होंगे, तो मैंने जैसे इनको तापमान दिया तो इनका जो वेग है वो बढ़ जाएगा, वो शायद 5 मीटर पर सेकंड हो जाए। अर्थात जैसे हम तापमान का मान बढ़ाते हैं तो आपकी ये क्या करने लगते हैं, बहुत तेजी से गति करने लगते हैं, और यदि बहुत तेजी से गति करेंगे तो इनकी गति ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अर्थात मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपकी गति ऊर्जा बढ़ गई, गति ऊर्जा बढ़ गई, अर्थात आंतरिक ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात यदि आपको किसी भी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाना है तो आप क्या दीजिए, बस उस गैस को क्या दे दीजिए, टेम्परेचर दीजिए। जैसे टेम्परेचर देंगे जो आपकी गति ऊर्जा अपने आप बढ़ जाएगी और आपकी जो आंतरिक ऊर्जा वो भी एकदम से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा उस गैस के अणुओं की आंतरिक गति ऊर्जा के बराबर होती है। क्योंकि आंतरिक गति ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है, तापमान का मान बढ़ाने से गति ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, इसलिए यदि आप आंतरिक गति ऊर्जा के मान को बढ़ाएं तो आपकी आंतरिक ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। और यदि किसी सामान्य पदार्थ की बात करें, सामान्य पदार्थ की बात करें, ये चाहे वो आपका ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, तो उसके लिए जो आपकी आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी आंतरिक गति ऊर्जा प्लस आंतरिक स्थिति ऊर्जा के योग के बराबर। किंतु आदर्श गैस के लिए ये शून्य होती है, इसलिए आदर्श गैस के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला देखने मिलता है। देखिए, आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। क्या है? एक अवस्था फलन है, यह मार्ग फलन नहीं है। आंतरिक ऊर्जा क्या है? एक प्रकार की अवस्था फलन है, यह मार्ग फलन नहीं है। अवस्था फलन क्या होता है? जो कि केवल अवस्था पर निर्भर करता है, जो कि केवल किस पर निर्भर करता है? अवस्था पर निर्भर करता है, मार्ग पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता, मार्ग पर निर्भर नहीं करता। तो अवस्था फलन क्या होता है? अवस्था फलन एक ऐसा फलन होता है जो कि मार्ग पर निर्भर नहीं करता, केवल अवस्था पर निर्भर करता है। जबकि मार्ग फलन क्या होगा? जो कि मार्ग पर निर्भर करता है। तो आपकी आंतरिक ऊर्जा कैसा फलन है? अवस्था फलन है, जो कि केवल अवस्था पर निर्भर करती है, मार्ग पर निर्भर नहीं करती। जैसे कि यदि आपने माना, ये आपका इस प्रकार कुछ ग्राफ है और एक आपकी गैस है, उसकी आंतरिक ऊर्जा यह थी। प्रारंभिक स्थिति में जो भी इसकी आंतरिक ऊर्जा थी मैं मान लेता हूं U1 है, और कुछ समय पश्चात इसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी हो गई? U2 हो गई। जैसे हमने इसको क्या प्रदान किए? ताप प्रदान किए, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आपकी आंतरिक ऊर्जा क्या हो गई? बढ़ गई। पहले आंतरिक ऊर्जा इतनी थी, अब कितनी हो गई? आपकी U2 हो गई। अब आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है, अर्थात यदि यहां से यहां चाहे हम आपकी आंतरिक ऊर्जा इस प्रकार से बढ़ी हो, चाहे आपकी आंतरिक ऊर्जा इस प्रकार से बढ़ी हो, चाहे आंतरिक ऊर्जा इस प्रकार से बढ़ी हो, इससे आंतरिक ऊर्जा को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है, ये मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि आप चाहे यहां से यहां तक पहुंचने में चाहे इस प्रकार से करो, या आप यहां से यहां की आंतरिक ऊर्जा से यहां तक की आंतरिक ऊर्जा के लिए जाने में आप यहां से यहां तक का रास्ता तय करो, या यहां से लेके यहां तक की आंतरिक ऊर्जा प्राप्त करने आप इस प्रकार का रास्ता प्राप्त करो, आपकी जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो मार्ग पर निर्भर नहीं करेगी। चाहे आप इस प्रकार से आंतरिक ऊर्जा ये वाली प्राप्त कर लो U2, चाहे आप इस प्रकार से आंतरिक ऊर्जा प्राप्त कर लो U2, या आप सीधे भी प्राप्त कर लो, या इस प्रकार से भी जाएंगे तो भी जो आपको आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होगी वही प्राप्त होगी। तो हमेशा याद रखिए, आंतरिक ऊर्जा आपके मार्ग पर निर्भर नहीं करती है, ये केवल किस पर निर्भर करती है? आपकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। जैसे कि आपने संरक्षी बल पढ़ा होगा, तो संरक्षी बल क्या होता है? जो कि मार्ग पर निर्भर नहीं करते। यदि आप इस प्रकार से भी जाएंगे तो जितना आपको कार्य करना पड़ेगा उतना ही कार्य, यदि आप इस प्रकार से भी जाते हैं तो उतना ही करना पड़ेगा। संरक्षी बल में ऐसा होता था, वो भी मार्ग पर निर्भर नहीं करता था। उसी प्रकार आंतरिक ऊर्जा भी मार्ग पर निर्भर नहीं करती था। आपको यहां से लेकर इस प्रारंभिक स्थिति थी, ये आपकी अंतिम स्थिति थी U2। अब यदि आपको U1 से U2 की आंतरिक ऊर्जा प्राप्त करनी है तो मार्ग पर निर्भर नहीं करेगी, केवल किस पर निर्भर करेगी? ये केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या है उस पर निर्भर करती है आपकी आंतरिक ऊर्जा। अब बात आती है एक महत्वपूर्ण बिंदु की कि आंतरिक ऊर्जा को कभी परिभाषित नहीं किया गया है। आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है। तो किया किसे गया है? किया गया है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को। किसे परिभाषित किया गया है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को परिभाषित किया गया है। तो आंतरिक ऊर्जा को कभी परिभाषित नहीं किया गया है, किया गया है तो केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को परिभाषित किया है। और यदि हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की बात करें तो वो कितना होता है आपका? U2 माइनस U1। क्या होता है आपका? U2 माइनस
U1 होता है। जहां डेल यू क्या होगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, U2 क्या होगा अंतिम आपकी आंतरिक ऊर्जा, और U1 क्या हो गया आपका प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा। अब बात आती है हमने आंतरिक ऊर्जा को कभी परिभाषित नहीं किया, तो हमने क्यों पढ़े कि गति ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। देखिए जैसे कि मैं स्थिति ऊर्जा की बात करूं, स्थिति ऊर्जा क्या होती है आपकी ऐसी ऊर्जा जो कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित होती है, किंतु वास्तव में स्थिति ऊर्जा को भी परिभाषित नहीं किया गया है तो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को परिभाषित किया गया है। किसे परिभाषित किया गया है, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को परिभाषित किया गया है। अब आप सभी जानते हैं स्थिति ऊर्जा को भी U से प्रदर्शित करते हैं, जिस प्रकार आंतरिक ऊर्जा को करते हैं। U बराबर क्या होता है आपका mgh होता है, U बराबर क्या होता है mgh होता है। तो जब हमने कभी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को परिभाषित नहीं किए तो हमने स्थिति ऊर्जा को कभी परिभाषित नहीं किए तो हमने स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला mgh किस प्रकार से निकाल लिए। ये वास्तव में U बराबर mgh नहीं है, ये है आपका डेल U बराबर mgh। क्या है ये आपका डेल U बराबर mgh, डेल U बराबर mgh। डेल U का मतलब क्या होगा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन मतलब अंतिम स्थिति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा बराबर क्या हो गई mgh। अब देखिए यहाँ अंतिम स्थिति ऊर्जा क्या होगी प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा क्या होगी। देखिए जब हमने U बराबर mgh को डायरेक्ट किया था, यदि आपने ऊपर वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। देखिए जब हमने स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला डायरेक्ट किए थे तो हमने क्या माने थे कि यहाँ पे एक वस्तु है जो कि पृथ्वी से h ऊंचाई पर उठी हुई है, ओके, इसका द्रव्यमान कितना था m था, नीचे पे लग रहा था mg लग रहा था। तो हमने जब इस वस्तु की स्थिति ऊर्जा निकाली, किसकी वस्तु की स्थिति ऊर्जा निकाली, तो आपका स्थिति ऊर्जा क्या है एक प्रकार का कार्य है, और कार्य बराबर क्या होता है आपका बल गुना विस्थापन। क्या होता है आपका बल गुना विस्थापन। अब देखिए बल कितना लग रहा है इस वस्तु पर नीचे की ओर mg, और विस्थापित कितनी हुई है यह वस्तु आपकी पृथ्वी सतह से h। तो क्या निकल गया आपका कार्य बराबर mgh, और यही कार्य किसके रूप में संचित हो गया आपकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो इस वस्तु की स्थिति ऊर्जा कितनी निकल गई आपकी mgh निकल गई, कितनी निकल गई आपकी mgh निकल गई। इसे मान लेते हैं U2, और पृथ्वी की स्थिति ऊर्जा भी तो होगी ना, तो U1, इसे मान लेते पृथ्वी की स्थिति ऊर्जा को U1 और वस्तु की स्थिति ऊर्जा U2 जो कि हमने निकाल ली वो कितनी होती है आपकी mgh होती है, ओके। तो जब यहाँ हमने स्थिति ऊर्जा को कभी परिभाषित ही नहीं किया तो हमने U बराबर mgh किस प्रकार से निकाला, वास्तव में हमने डेल U बराबर mgh निकाला। डेल U का मान कितना होता है U2 माइनस U1 बराबर mgh। अब देखिए मैं U2 माइनस U1 को लेता हूँ, U2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास mgh माइनस U1 अर्थात क्या होती है आपकी पृथ्वी की स्थिति ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पृथ्वी की स्थिति ऊर्जा को हमने हमेशा क्या माना रखा है, शून्य मान रखा है। क्या मान रखा है, शून्य मान रखा है, इसलिए ये क्या हो जाता है mgh। U2 माइनस U1 क्या हो जाता है mgh, और ये क्या हो गया डेल U। तो क्या निकल गया यहाँ से डेल U बराबर mgh निकल गया। अब बात आती है जब डेल U बराबर mgh है तो इसे हम U बराबर mgh क्यों लिखते हैं, फिर इसे हम U बराबर mgh क्यों लिखते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा गौर करना, जब U1 जो कि पृथ्वी की स्थिति ऊर्जा 0 मान ली है, अर्थात मैंने इसे क्या मान लिया हो 0 मान लिया हो, तो एक प्रकार से देखिए डेल U का मान किसके बराबर हो जाएगा आपका, यदि मैं इसे 0 मान लिया हो तो इसे मैं, क्योंकि U2 में से 0 घटाऊंगा तो आपको U2 प्राप्त होगा। तो यहाँ एक प्रकार से देखिए U2 का मान डेल U के तो बराबर आ रहा है, अर्थात इस वस्तु के लिए यदि हम स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन निकाले तो वह उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा के बराबर ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमने U1 को तो 0 मान लिया है, इसलिए हम इसे डेल U बराबर mgh न लिखते हुए U बराबर mgh लिखते हैं, क्योंकि पृथ्वी की स्थिति ऊर्जा को तो हमने 0 मान लिया है। 0 मान लिया तो एक प्रकार से हम इस वस्तु की तो स्थिति ऊर्जा निकालेंगे ना, तो क्या निकलती है यहाँ से U बराबर mgh। तो जिस प्रकार से स्थिति ऊर्जा को कभी परिभाषित नहीं किया गया है, परिभाषित किया गया है स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को, उसी प्रकार से आंतरिक ऊर्जा को कभी परिभाषित नहीं किया गया है। हमने रेफरेंस के लिए मान ली कि गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योग को हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, किंतु कभी परिभाषित नहीं किया गया है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को
परिभाषित किया गया है और आपके जो डेल यू का मान होता है वो कितना होता है आपका U2 माइनस U1 होता है। मैंने स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि स्थितिज ऊर्जा पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो जो चीज पूर्व में पढ़ चुके हैं यदि उसे आप रिलेट करते पढ़ते हैं तो आपको चीजें बेहतर तरीके से याद होती है। अब देखिए यहाँ से हम एक महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच सकते हैं आपकी। अब वो आपका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? आपका आंतरिक ऊर्जा कैसा है? अवस्था फलन है। अब बात आती है कि आंतरिक ऊर्जा को तो हमने कभी परिभाषित नहीं किया है, आंतरिक ऊर्जा को तो हमने कभी परिभाषित ही नहीं किया है, अर्थात हमने किसे परिभाषित किया? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को। तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो भी कैसा होगा? एक अवस्था फलन होगा। वो भी क्या होगा? एक अवस्था फलन होगा। तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, हमने आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित नहीं किया, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को परिभाषित किया है। आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन माना है, मतलब कि हमने डेल यू को भी क्या मान लिया है? अवस्था फलन मान लिया है। अब देखिए ये आपकी कुछ इस प्रकार ग्राफ है। यहाँ पर जो इस बिंदु पर स्थिति ऊर्जा आपकी U1 है और इस बिंदु पर स्थिति ऊर्जा आपकी U2 है। अब आप इस प्रकार आप इस बिंदु से आपकी स्थिति ऊर्जा थी U1, आपने इस U2 स्थिति ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए यहाँ गए और पुनः यहाँ से जैसे यहाँ पहुंचे, अब U2 से आपके सीधे अब आप जैसे इस बिंदु पर पहुंचे तो आपको स्थिति ऊर्जा U2 प्राप्त हो गई। अब आपने पुनः U1 स्थिति ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से गया, अर्थात यहाँ आपने एक प्रकार से क्या बना लिया? आपका चक्रीय पथ। या इस बिंदु से निकले, यहाँ पर पहुंचे और यहाँ से पुनः कहाँ पहुंच गए? यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पर पहुंच गए तो आपका डेल यू का मान कितना होता है? आपका U2 माइनस U1। क्या होता है आपका U2 माइनस U1? और चूंकि जो आपका डेल यू है वो एक अवस्था फलन है और अवस्था फलन केवल किस पर निर्भर करता है? आपकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मार्ग कौन सा तय किए हो। तो बताइए यहाँ पर जो आपका बिंदु पर जो कण था उसने U2 स्थिति प्राप्त करने के लिए यहाँ गया, फिर पुनः वहां से यहाँ आ गया, मतलब इसकी प्रारंभिक स्थिति भी U1 ही है और अंतिम स्थिति भी U1 ही है। यहाँ से गया, रुका थोड़ी ना, और यहाँ पे वापस आ गया, मतलब प्रारंभिक स्थिति भी U1 और अंतिम स्थिति भी U1। तो U2 का मतलब होता है अंतिम स्थिति जो कि U1 है और प्रारंभिक स्थिति U1 का अर्थ होता है जो कि क्या है? आपकी यहाँ U1 ही है। तो U1 माइनस U1 क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। अर्थात चक्रीय प्रकरण में ये कैसे आपकी चक्रीय, यदि ऐसे देखें तो चक्रीय प्रकरण में, तो चक्रीय प्रकरण में जो आपका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो कितना होता है? आपका 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये अवस्था फलन है। यदि यह अवस्था फलन ना होता तो यह प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति पर निर्भर करता, यह केवल मार्ग पर निर्भर करता, किंतु यह अवस्था फलन है इसलिए केवल किस पर निर्भर करेगा? ये प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करेगा। अतः आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किसी चक्रीय प्रकरण में कितना होता है? आपका 0 होता है। क्यों? क्योंकि चक्रीय प्रकरण में उसकी प्रारंभिक स्थिति भी वही रहेगी जो कि उसकी क्या रहेगी? अंतिम स्थिति रहेगी। एक और प्रमुख फैक्ट है कि यदि आपका क्या बढ़ती है? आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। यदि आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है तो डेल यू का मान क्या लिया जाता है? आपका पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। और यदि आंतरिक ऊर्जा घटती है, क्या होती है? आपकी आंतरिक ऊर्जा घटती है तो क्या होता है? आपका जो डेल यू का मान है उसे क्या लिया जाता है? आपका नेगेटिव लिया जाता है। अर्थात यदि आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी तो आपकी डेल यू का मान पॉजिटिव प्राप्त होगा, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और यदि आंतरिक ऊर्जा घटेगी तो आपके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान कैसा प्राप्त होगा? ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो हमने आज के इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा कि आपकी आंतरिक ऊर्जा क्या होती है किसी पदार्थ की, फिर उसके बाद पढ़ा आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो किन बातों में निर्भर करती है। उसके बाद हमने देखा कि आंतरिक ऊर्जा क्या है?
अवस्था फलन है, ये मार्ग पर निर्भर नहीं करता, किस प्रकार नहीं करता वो भी देखा। उसके बाद मैंने बताया कि आंतरिक ऊर्जा को कभी परिभाषित नहीं किया गया, जिस प्रकार से स्थिर ऊर्जा को परिभाषित नहीं किया गया, स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन को परिभाषित किया है। और मैंने इसे आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाया कि किस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं स्थिर ऊर्जा को और आंतरिक ऊर्जा को। उसके बाद मैंने आपको एक फैक्ट बताया कि चक्रीय प्रक्रम में आपकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, 0 होता है। और हमेशा याद रखिए जब भी आपका अवस्था फलन आएगा तो चक्रीय प्रक्रम में सदैव उसका मान 0 प्राप्त होगा, क्योंकि अवस्था फलन प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो चक्रीय प्रक्रम में तो प्रारंभिक स्थिति भी वही रहती है जो कि अंतिम स्थिति रहती है, इसलिए आपके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान सदैव आपको क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा, या आंतरिक ऊर्जा का मान भी सदैव 0 प्राप्त होगा आपके चक्रीय प्रक्रम में। उसके बाद देखा कि आंतरिक ऊर्जा यदि बढ़ती है तो आपको डेल्यू का मान धनात्मक लेना है, और यदि आंतरिक ऊर्जा घटती है तो आपको डेल्यू का मान क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा